गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 591 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि सूरज ने डिवाइड किए 3243 ₹3,243 है। इसको अगर मैंने मान लिया तीन पार्ट है इसके, एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये तीन पार्ट, इसको क्या बोला गया है कि तीनों पार्टों का जो ब्याज है, तीनों पार्टों का जो ब्याज है 5, 4 और 8 साल के बाद में वो इक्वल है। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक राशि एक्स है, एक्स पे 4, 5 साल का ब्याज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा कि 3% है प्रत्येक साल। ठीक है, इक्वल टू हो गया वाई 4 साल पे और इस पे भी 3% का है। और तीसरा पार्ट मान लिया मैंने जेड है और जेड पे 8 साल का ब्याज 3% की दर से। ठीक है, तो मुझे एक बात तो क्लियरली पता चल रही है यहाँ से कि यहाँ से जो निकल के आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। जिसका परसेंटेज दर कम होगी उसका पता है कि इसका डिवाइडेंड पार्ट ज़्यादा होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 24 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 15 के बराबर होना चाहिए, तो वाई की वैल्यू सबसे अधिक आएगी। पर इसने पूछा है कि वाई होगा कितना। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, मतलब 100 से 100 कैंसिल। एक्स का 15% इज इक्वल टू वाई का 12% इज इक्वल टू जेड का 24%। 3 से सबको काट देता हूँ मैं, 5x और 3 से काटा तो 4 और 3 से काटा तो 8। ठीक है, ये चीज़ें बराबर हो गई अपनी। अब इधर से मैं क्या करूँगा कि एक्स वाई और जेड एक्स में रिलेशन स्टेब्लिश कर लूँगा मैं, दो दो को लेके। मैंने मान लिया पहले इसको ले लेता हूँ मैं, 5x इज इक्वल टू 4y। तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा मेरा, x अपॉन वाई आ जाएगा 4/5। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, 4/5 आ गया x अपॉन वाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4y इज इक्वल टू 8z। ठीक है, y अपॉन जेड क्या आ जाएगा 8/4, मतलब 2/1। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो रिलेशन आ जाएगा इनका। तो यहाँ पे x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 8/10 और y अपॉन जेड कितना आ जाएगा मेरा, ये भी 10/5। अब x y और z का रेशियो पता चल गया मेरे को। x y और z का रेशियो कितना है, इसका 8 है, इसका 10 है और इसका कितना है 5 है। अब टोटल अमाउंट था वो एक्स वाई और जेड में इतने रुपए में बांटा गया होगा, 10 और 8 18, 5 23, 23 यूनिट की वैल्यू 3,243 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 23, 23 एकम 23, 23 9 32, 23 चौके 92, 2 23 एकम 1 यूनिट की वैल्यू 141 आ गई। अब लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा तो 1410 रुपये। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1410। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी क्लियरली। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, बेसिक तरीके से आप लोग कर सकते थे। इतना टाइम नहीं लगता इस सवाल को अगर आप सोच के करते तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज 462। रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 40% if the shopkeeper has made profit 20% then the find cost price of the item। ठीक है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 40%, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज 462। ठीक है, ठीक है, सेल्स टैक्स इज 40% इफ द शॉपकीपर हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। अब इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको करने का बेसिक तरीका क्या होगा।
कि 40% है, ये 40% किसका निकालें हम लोग, आप खुद सोच के देखो इस चीज़ को कि 40% किसका निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसका 40% अगर मैं 465 कॉस्ट क्या दे रखी है, ये बेचने वाली कॉस्ट है या फिर खरीदने वाली कॉस्ट है, तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, 460% है तो इसका 40% क्या दे रखा है हमें, सेल्स टैक्स दे रखा है कि बेचते टाइम इतना टैक्स देना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये बात हो गई। आगे क्या दे रखा है कि प्रॉफिट वो कमाता है, प्रॉफिट कितना कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाएगा किस पे, प्रॉफिट कमाएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही, प्रॉफिट कमाएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं जिस पे प्रॉफिट कमा सके। अब क्या हो गया कि 462% है, मतलब सेल्स टैक्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स टैक्स के बगैर, मतलब ये सेल्स टैक्स इंक्लूड करके 460 रुपीज़ है। अब सेल्स टैक्स को अगर मैं निकाल दूं इसमें से तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, सेल पे ही लगता है सेल्स टैक्स, तो 460 मतलब 40% सेल्स टैक्स है, तो मतलब 2/5 सेल्स टैक्स हो गया। ठीक है, 2/5 किसका सेल्स टैक्स हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं 100% की वैल्यू, अगर पूरा का पूरा 100% है, उसमें से अगर मैं 140% की वैल्यू निकालूं, मतलब क्या हो गया है ये। अब देखो, अगर सेलिंग प्राइस मेरा 100% है, इस चीज़ का 100% सेलिंग प्राइस है, तो कहना क्या चाह रहा है कि इस पे 40% जो टैक्स लगेगा ना वो सेल्स टैक्स होगा। तो मतलब टोटल अमाउंट जो ऐड करके मतलब 140% मिला है ना, इसकी बात कर रहा है कि ये 462 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 462/140 इंटू 100। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 5/2 है, तो 5 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो 2 मेरा क्या लग जाएगा, सेल्स टैक्स। ठीक है, ये मेरा सेल्स टैक्स हुआ। अब 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 7 यूनिट की वैल्यू 462 दे रखी है मेरे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाई 7, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। इसको निकालने के लिए 7×42, 4×7=42 इंटू 5, ये कितनी आ जाएगी, 330। 330 आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस तो निकालना ही था सेल्स टैक्स को एक्सक्लूड करके, हमने निकाले। अब बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब 1/5 का। अगर 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 330। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330/6। कॉस्ट प्राइस चाहिए, डिवाइड बाई 5, 6×5=30, 6×5=30 डिवाइड बाई 5, सॉरी 55, 6×5=30, 6×5 55 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पावर 25, 2 पावर 25, 2 27। ठीक है, 275 रुपीज़ मेरे क्या हो जाएंगे, 25 तो पावर 25, 2 27। ठीक है, 6×5=30, 6×5=30। ठीक है, पावर 25। ठीक है, यही आएगा मेरा सेल कॉस्ट प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस यही आएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी कैसे निकाला, सेल्स टैक्स होता क्या है, ये वगैरह वगैरह आप लोगों को क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन दैट ऑफ पेंसिल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ पेन और सीपी ऑफ पेंसिल, दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 12 और 13 का रेशियो दे रखा है। मतलब 13 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन है तो पेंसिल का 13 है। ठीक है, ये पेन ही सोल्ड एट ए 30% प्रॉफिट, मतलब पेन को सोल्ड किया गया है, पेन 30% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 3/10, इसको किया गया प्रॉफिट में, प्रॉफिट को प्लस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 26, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है मेरा 26 रुपीज़। ठीक है, वाइल पेंसिल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 52,
और ये तो हो गया पेन का। और पेंसिल का क्या दिया हुआ है? पेंसिल का दिया हुआ है 52 रुपये प्रॉफिट। और क्या दिया हुआ है? और डिस्काउंट जो है मेरा, डिस्काउंट दिया गया है उस पर 20% का, -20%। MRP पे डिस्काउंट होता है। पेंसिल इज मार्क 10% अबो पेन। वट इज ए मार्क प्राइस ऑफ पेन? ठीक है, अब मार्क प्राइस ऑफ पेन बताओ भाई। अब एक रिलेशन तो ये दे दिया हमें कॉस्ट प्राइस का, और दूसरा रिलेशन हमें क्या दे दिया गया? दूसरा रिलेशन हमें दे दिया गया पेंसिल और पेन के मार्क प्राइस का। पेंसिल और पेन के मार्क प्राइस का क्या है? पेंसिल इज मार्क अबो पेन। ठीक है, पेंसिल और पेन के मार्क प्राइस का रेशियो क्या दे दिया गया? पेंसिल और पेन के, पेंसिल 10% अबो है तो इसकी वैल्यू 10 है, तो ये 11। ये आ गया मेरा MRP का रेशियो। अब हमें पूछा क्या गया है? पूछा है कि पेन का MRP बताओ, मतलब बेसिकली 10 यूनिट की वैल्यू बताओ। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो क्लियर हो जाता है तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो जाता है। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, मान लिया मैंने 12x है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा मेरा? फिर इसके हिसाब से पेंसिल हो जाएगा 13x। ठीक है, पहले पेन की बात कर लेते हैं। पहले पेन की बात कर लेते हैं। पेन को अगर मैं 12x है, 12x पे कितना दे रखा है मेरे को? प्रॉफिट कमाना है 3/10 का। 10 यूनिट की वैल्यू 12x दे रखी है मेरे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12x/10। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू, और 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। पेन का सेलिंग प्राइस आ गया। अब पेंसिल का सेलिंग प्राइस इसी तरीके से निकाल लेते हैं। पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरा? ठीक है, ये तो सेलिंग प्राइस आ गया। पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? पेंसिल का सेलिंग प्राइस सीधा सीधा दिख रहा है कि 13x + 52 रुपये। ये मेरा आ गया पेंसिल का सेलिंग प्राइस। अब बात रही, अपने को सेलिंग प्राइस से लेना देना नहीं है, अपने को चाहिए MRP। तो MRP की बात कर लेते हैं। अगर इस पे डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट क्या होता है? MRP होता है। 12 × 13 कर दूंगा तो मैं 156x / 10 और प्लस का 26। ये मेरा क्या हो जाएगा? MRP। MRP हो गया पेन का। अब पेंसिल का MRP निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर मैं 10% की फ्रिक्शन देखूँ तो 1/10 होती है, मतलब 10 अगर मेरा MRP है तो 1 रुपये का क्या मिल गया मेरे को? डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरा? 9। बेसिकली बात तो यही हुई ना, मेरा 9 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही तो बात हुई। लेकिन हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना। इस चीज़ को हम ऐसा कैसा रहने देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ये 20% का डिस्काउंट दिया गया हमें, या फिर कोई और दूसरा तरीका भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पेंसिल का सेलिंग प्राइस आ गया। और अभी तक हमें रिलेशन नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, तो 2 इक्वेशन है x और y से, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या हम लोग? निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्योंकि फिर x और y में 2 में इक्वेशन बन जाएगी और अपने पास में आइडेंटिटी एक की भी नहीं है, तो रेशियो में दिया हुआ है बेसिकली, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे दिया, पेंसिल का सेलिंग प्राइस आ गया। अब पेंसिल के सेलिंग प्राइस को अगर मैं, पेंसिल का सेलिंग प्राइस 13x + 52 है। ये किसी के 90% की वैल्यू है।
तभी तो डिस्काउंट आया। मतलब ये वाई के 90% की वैल्यू है, मतलब ये एमआरपी के 90% की वैल्यू है। ये वाली जो है किसी के 90% की वैल्यू है। बेसिक बात तो यही हुई, क्योंकि ये एमआरपी है भाई, ये एमआरपी है पेंसिल का। 10% 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 80% की वैल्यू है। मतलब 80% कितना हो गया, 4/5। ये 4/5 की वैल्यू है, ठीक है। ये 4/5 की वैल्यू है, ठीक है। वाई के 4/5 की वैल्यू दे रखी है अपने को 3x+52। ये पेंसिल का सेलिंग प्राइस है। अगर मैं इसको 5/4 कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा। ये आ गया मेरा एमआरपी, और इधर से पेन का एमआरपी आ गया। दोनों दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 10:11, ठीक है। 10:11 दे रखा है। तो पहले पेंसिल का ऊपर की ओर लिख लेता हूँ मैं, 13x+52, 13x+52 इंटू 5/4 और डिवाइड बाई पेन का रख लेता हूँ 150x डिवाइड बाई 10 प्लस 26, और इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 11/10। अब बस इसको सोल्व करना है। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कहीं पे भी पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग जो चाहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं एक बार, और फिर चलते हैं अपन इस चीज़ पे कि इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 13x+52 इंटू 5/4, और नीचे वाले से 10 एलसीएम ले लिया तो 150x+260 डिवाइड बाई 10। ये वैल्यू आ गई मेरी 11/10, ठीक। ये वाली वैल्यू मेरी 11/10 आ गई। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करके, 4 से इसको मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके कर सकते हैं हम लोग। तो 10 क्या चला जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा 13x+52, और 4 मेरा नीचे की ओर आ जाएगा, 4 इधर लिख दिया 150x+260, ऊपर मेरा 10 चला गया और ऊपर ही मेरा 5 है, ये आ जाएगा 11/10। अब 2 से काटूँ कि नहीं काटूँ, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 5 बार, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है बेसिकली, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 25 25 इंटू 13, और तो ज़्यादा अपना गया, कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा टफ नहीं हो गई, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 5/4 की वैल्यू आ गई, ये एमआरपी हो गया, ठीक है। 11/10 हो गया, बेसिकली यही है। तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। 25 या 75, 7 25 25 25 7 32 एक्स प्लस 25 2 50 0 5 55 125 5 130, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई अपनी। इसको फिर 5 से फर्दर मल्टीप्लाई और करना है, 5 से मल्टीप्लाई और करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो 150 के एक्स को 150 एक्स से 6 4 5 11 15 1 16 1 17 1716 एक्स प्लस 260 को मल्टीप्लाई करना है, 260 से 11 से 0 6 6 2 8 2860, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई, 5 से और मल्टीप्लाई करते थे, 25 5 125 1 5 दिया 15 116 एक्स प्लस 13 5 6500 1716 एक्स और प्लस हुआ 2860, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है, 2860 माइनस क्या 0 4, और इधर बच गई 4 8 6 14, इधर 5 5 में से 2 गए 3, ठीक है। 1625 माइनस करना है तो 75 और 16 91,
10 10 85 91। इसको बेसिकली अब डिवाइड करना है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी निकल के अपनी, अगर कैलकुलेशन सही है मेरी तो 4 से कट रहा है तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40, एक जीरो की कमी तो नहीं है, एक्स की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब पूछा क्या गया है हमसे, सेलिंग एमआरपी ऑफ पेन पूछा गया है। एमआरपी ऑफ पेन बता देते हैं अभी, एमआरपी ऑफ पेन कितना है 156 इंटू 4 प्लस 26, 40 लिखूंगा तो डिवाइड में 10 भी है, पेन का दिया हुआ है एमआरपी ये हो जाएगा 4 6 24, 4 2 15 चौके 60 तो 62 624 प्लस 26 6 10 65 तो 64 65 650 रुपये, ये हमारा एमआरपी ऑफ पेन आ जाएगा। ठीक है, आसान था, बस थोड़ी कैलकुलेशन टफ थी। और कुछ नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी बस, ठीक था सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अभय जो है वो 28 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है, मानस जो है वो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। देन अभय लेफ्ट द वर्क, देन हाउ मेनी मोर डेज टू मानस टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग। ठीक है, 28 और इसका एलसीएम ले लेते हैं 140, 28 5 140, 20 7 140। ठीक है, अब बोला क्या गया है, दोनों ने काम स्टार्ट किया 7 दिन तक, 7 और 5 12, 12 7 84, इतना काम दोनों ने मिलके कर दिया भाई, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 7 यूनिट काम करता है, दोनों का एडिशन 12 यूनिट, 7 दिन तक काम किया तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84 यूनिट काम आ गया। अभय छोड़ के चला जाता है तो हमें नहीं पता, अभय छोड़ के चला जाता है, इसको 84 से माइनस कर देता हूँ, 16 56 56 यूनिट काम बच गया। अब मानस को 56 यूनिट काम कराना है 7 वर्क पर डे के हिसाब से, तो डिवाइड बाई 7, तो 8 दिन लगेंगे इसको काम करने में। आसान था, कुछ नहीं था इस वालों में। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ क्लास स्टूडेंट इंक्रीज बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट गेन 18 kg वेट, इफ ए स्टूडेंट लूजेज 48 kg ऑफ वेट देन द एवरेज वेट will become 58 kg। What is the average weight of the class? अब देखो, पहले मान लिया मैंने x kg वेट था पूरी क्लास का, x kg वेट था पूरी क्लास का। अब क्या बोला गया है कि x + 3 kg हो जाता है पूरी क्लास का वेट, x + 3 kg हो जाता है जब एक स्टूडेंट 18 kg गेन कर लेता है, और 48 kg लॉस करने पे एक स्टूडेंट के 58 kg पूरी क्लास का वेट 58 kg बन जाता है। तो मुझे ये बताओ कि ठीक है, अब एक बात तो समझ में आई होगी आप लोगों को कि एक बंदा 18 kg वेट गेन कर लेता है तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 3 kg ही बढ़ रहा है, पूरी क्लास का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, 3 kg ही बढ़ रहा है। ये वाले टर्म आप लोगों ने मिस कर दी तो गए भैंस पानी में। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, 18 kg को मैं कितनों में बांटू कि प्रत्येक को 3 kg एक्स्ट्रा मिल जाए मेरा। सिंपल एवरेज का फंडा क्या होता है, एवरेज का फंडा होता है कि टोटल वेट अपॉन एंटिटी, यही तो होता है जितनी संख्या है। अब टोटल वेट मेरा 18 kg है, ठीक है, एंटिटी का नहीं पता मेरे को, लेकिन 3 kg से वेट बढ़ रहा है तो एंटिटी पता चल जाएगी, मेरी एंटिटी कितनी होगी, एंटिटी मेरी टोटल हो गई 6। तो स्टूडेंट कितने थे क्लास में, 6 स्टूडेंट थे,
होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आठ कितने स्टूडेंट थे? 6 स्टूडेंट थे। ठीक है, अब 6 स्टूडेंट में से मतलब मैंने मान लिया कि 6 स्टूडेंट है, उन सबका एवरेज वेट x केजी था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्या किया गया, एक स्टूडेंट ने 48 केजी लॉस कर दिया। अब पूरी क्लास का जो वेट है वो कितना हो गया? 6 × 58 हो गया। यही तो बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस 48, 8×6 = 48, 4 6 5 30, 30 4 34, इसमें से 48 मतलब 396 डिवाइड बाई 6, 6×36 3, मतलब टोटल क्लास का वेट कितना था? 66 केजी था स्टार्टिंग में। होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन ऑफिस 150 एम्प्लॉइज हैं, 60% बॉयज है इसमें से, और क्या दे रखा है? 45% गर्ल्स है। ठीक है भाई, ये अब्सेंट है। ठीक है, इतने लोग अब्सेंट है। और टोटल का 48% है। ठीक है, ये 25 बॉय एंड 35 गर्ल लाइक क्रिकेट एंड रेस्ट एम्प्लॉय लाइक फुटबॉल, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइक फुटबॉल? ठीक है, अपने को नहीं पता, अपने को सीधा सा ये हिसाब किताब है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, मुझे एक बात बताओ कि 150 का 48% कितना होता है? 150 का 48% होता है 12×4 = 48, 25×4 = 100, 25×6 = 150, 12×6 = 72, मतलब 72% थे। परसेंटेज को मैंने इंक्रीज कर लिया कि 72% थे। 72% हो गए 28 और 20 78, मतलब 78 अब्सेंट थे। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि भाई पूरी क्लास में x बॉयज है और y गर्ल्स है। ठीक है, तो x + y की वैल्यू दे रखी है मेरे को 150। ठीक है, इफ x का 60%, मतलब x का 60% होता है 3/5, और y का 45% मतलब 9/20। इन दोनों का क्या दे रखा है? इन दोनों का टोटल दे रखा है मेरे को, अब्सेंट के बराबर दे रखा है ना, 78 के बराबर। तो ये मेरी दो इक्वेशन आ गई, इससे एक्स और वाई इजीली निकाल सकते हैं। 20 एलसीएम ले लिया मैंने, 12x + 9y, और 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 7 14 15 1560। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 15 × 135, 1350। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई 9x + 9y = 1350। अब माइनस कर देते हैं, इसको माइनस किया, इसको भी माइनस कर दिया, ये आ गई 3x, 10 तो इधर बच गया 210, और x की वैल्यू आ गई 70। टोटल 70 तो बॉयज है, रिमेनिंग कितनी बची? गर्ल्स। गर्ल्स कितनी आ गई मेरी? गर्ल्स आ गई 80। ठीक है, पहले तो ये क्वांटिटी निकालनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि 25 बॉयज हैं, 25 बॉयज हैं जो क्या करते हैं? क्रिकेट लाइक करते हैं भाई। ठीक है, 25 बॉयज क्रिकेट लाइक करते हैं, तो रिमेनिंग बॉयज कितने बचे मेरे? रिमेनिंग बॉय बचे 45। 45 बॉयज क्या करते हैं? फुटबॉल लाइक करते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि 35 गर्ल्स है वो क्रिकेट लाइक करती। 80 में से 35 गया 45,
ये गर्ल्स फुटबॉल लाइक करती है, फुटबॉल। देन व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स लाइक फुटबॉल? तो टोटल तो 45 लाइक करती है फुटबॉल, और टोटल गर्ल्स कितनी, 80 है। टोटल गर्ल्स 80 है तो कितना परसेंट हो गया भाई? 9 × 45 और 16 × 5 = 80। 16 को डिवाइड किया 6.25, 6.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। 25 × 225, 2 9 6 54, तो 56.25% जो लड़कियां हैं वो क्या करती है, फुटबॉल पसंद करती है। या फिर लड़कियों का प्रतिशत तो ये आ गया, या फिर टोटल फुटबॉल लाइक करने वालों में से लड़कियां कितनी है ये भी पूछ सकता है वो। तो 45 है 90 का, डिवाइड बाई 100, 45 दूनी 90, मतलब 50% लड़कियां हैं वो फुटबॉल लाइक करती हैं। ठीक है, दोनों कंडीशनों में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से समझा दिया कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? कंटेनर 160 लीटर का कैपेसिटी और इसके अंदर पूरा का पूरा मिल्क है, पूरा का पूरा मिल्क भरा हुआ है। फ्रॉम कंटेनर 40 लीटर टेकन आउट और रिप्लेस्ड विद प्रोसेस 2 टाइम मोर देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंटेनर। मुझे एक बात बताओ कि 40 लीटर इसमें से निकाल लूंगा मैं, 40 लीटर इसमें से निकाल लिया तो 40 160 का कितना परसेंट होता है भाई, वो बता दो मेरे को। तो बस इतनी बात है। 4 से 4 काटा, 4 से 4 चौके 16, 25%। 25% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/4। मतलब 4 में से 1 निकाल लिया, 3 बच गई। अब पहली बार ये किया, 2 और बार करना है, तो 4 से 1 निकाला, 3 बच गई, 4 से 1 निकाला, 3 बच गई, टोटल इतना हो गया। 64 की वैल्यू मेरे को मिल गई 27। ये था इनिशियल मिल्क, ये मेरा था फाइनल मिल्क। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसके अंदर अभी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 37 यूनिट। अब 64 यूनिट की वैल्यू मेरे को पता है 160 है, डिवाइड बाई 64 इंटू 37। 16 से काटा 10 बार, 16 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 2 बार, तो 7 × 35, 3 × 5 = 15 और 3 = 18, डिवाइड बाई 2। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 92.5 लीटर। अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो सीआई में होता है बेसिकली, ये बात ध्यान में रखनी है, सीआई में होता है, एसआई में नहीं होता। रजनीकांत है वो 15% मंथली इनकम हाउस रेंट पे स्पेंड करता है। अब भाई रजनी दादा के बारे में बात कर लेते हैं। रजनीकांत मिस्टर रोबोडा कि इसके पास मान लिया मैंने 100% है टोटल इनकम, मंथली इनकम है। अब इसको सेग्रीगेट कर देते हैं भाई। क्या दे रखा है कि 15% है हाउस रेंट पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे, ओके। 20% ऑफ रिमेनिंग, अब 15% खर्च कर दी इसका, तो रिमेनिंग कितनी बची भाई? 85%। 85% का 20% कितना होता है? 1/5 करूँगा, 17 खर्च कर दी, तो 85 में से 17 गए, कितने बच गए मेरी? 8, 7 7 में से गया 1761, अच्छा 68%। ये इधर बच गई मेरी 68 रिमेनिंग। खर्च करने के बाद में कितना खर्च कर दिया मैंने? 17% खर्च कर दिया भाई। बताया तो 20% था, लेकिन 20% किसका निकालना था? 85 का, तो 17% हो गई। 100 का 20% नहीं निकालना था, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, दोबारा मेंशन कर दिया मैंने। 25% ऑफ रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा है मेरा? 68। 68 का अगर मैं 25% निकालूँ तो 68 का 1/4 करूँ तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा? 17। और बचा कितना मेरा रिमेनिंग? 51। 51 बच गया मेरा रिमेनिंग। अब क्या बोला गया है?
एंड डोनेट द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, अब वो 51 बचा हुआ है पूरा का पूरा उसने डोनेट कर दिया। अब बोल रखा है कि सम बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन जिम एंड हाउस रेंट। अब जिम वाला कौन सा था, जिम वाला ये था, और हाउस रेंट वाला पता ही है। इन दोनों का सम क्या दे रखा है, 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू 928 है, डिवाइड बाई 32। ईयरली इनकम पूछिए तो ये तो मंथली इनकम मानी थी मैंने, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 12 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तभी मेरी क्या आ जाएगी, ईयरली इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो 4 से काटूंगा 8 बार, 4 से काटा 3 बार, 8 8 एकम 8, 1 2 8 एकम 8, 8 6 48। ठीक है, 16 3 48, 3 4 8 के आगे 2 0। ये हमारा ईयरली इनकम आ गई। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन अनदर डिस्टेंस दैट इज 3 टाइम ऑफ द अर्लियर डिस्टेंस विद द 50। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अब मुझे एक ऐसी डिस्टेंस माननी पड़ेगी, 1 और 3 के रेशियो में हो, पहली वाली तो 10 से डिवाइड होती हो और दूसरी किससे डिवाइड होती हो, 50 से डिवाइड होती हो। पहली माने उसका 3 टाइम करके 50 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, मैंने मान ली 100 है। पहले इनिशियल क्या मानी मैंने, 100 किलोमीटर तय किया उसने, 100 किलोमीटर, तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 300 किलोमीटर तय किया। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लग जाएगा मेरे को, 10 घंटे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। ठीक है, अब 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैं तय करूँ, 300 डिवाइड बाई 50 से डिवाइड करूँ, तो 6 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इसको 6 घंटे लगे। अब मेरे को ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी तय कर ली इसने, 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा मेरा, 16। इसको डिवाइड कर दूंगा, 16 दूनी 32, 16 5 80, तो 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम निकाला मैंने 16 घंटे, टोटल डिस्टेंस आ गई 400 किलोमीटर, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि बिने जो है, बिने की बात कर लेते हैं भाई। बिने जो है वो 30% काम कर देता है, 30% काम कर देता है कितने दिनों में, 6 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, 30% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/10, इसको लगते हैं 6 दिन, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 3/2, 20 दिन लगेंगे उसको पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई होगी, आप लोगों को ऐसे निकाल लेना है पहले। दूसरी बात क्या बोल रखी है कि विनय और तरुण टुगेदर करते, तरुण 60% काम करने में उसको 60% की फ्रिक्शन होती है 3/5, इसको लगते हैं 9 डेज। 3 से काटा 3, 5 दिया 15। विनय प्लस तरुण जो है वो 15 दिन में पूरा का पूरा काम सुलटा देते हैं भाई। ये इसको लगते हैं विनय को 20 दिन और विनय प्लस तरुण को लगते हैं 15 दिन। अब मुझे एक बात बताओ कि 30% तो इसने कर दिया, 60% इसने कर दिया, रिमेनिंग बचा कितना मेरा, 10%। 10% तरुण प्लस प्रियांजल करते हैं भाई, और कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। तो तरुण प्लस प्रियांजल को कितना टाइम लग जाएगा, फ्रिक्शन वैल्यू मानूंगा 1/10, तो 2 यूनिट के बराबर, तो इसकी आ जाएगी 20 दिन, इसको इन दोनों को लगे 20 दिन। अब क्या बोला गया, देन हाउ मेनी डेज प्रियांजल अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब मेरे को एक बात पता चल गई कि विनय आ गया, विनय प्लस तरुण आ गया, और तरुण प्लस प्रियांजल आ गया। विनय काम करता है 20 दिन में, ये करते हैं 15 दिन में, और ये करते हैं 20 दिन में। तो 60 एलसीएम मान लिया मैंने, 20 दिया 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60,
तरुण की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट, और प्रियंजल की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। 2 / 2 = 30 डेज। अगर 3 यूनिट विनय अकेला करता है पर डे, विनय और तरुण 4 यूनिट पर डे करते हैं, तो 4 में से 3 माइनस कर दूंगा, 1 आ गई। तरुण के अगर एफिशिएंसी 1 आ गई तो प्रियंजल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 - 1 करूंगा, 2 यूनिट। 2 वर्क पर डे करता है तो 60 यूनिट काम करने में कितना डे लगेगा, 60/2 30 दिन लगेंगे। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वाज 45 kg। 18 स्टूडेंट है क्लास में और इनका एवरेज वेट है 45 kg। ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट हुज वेट वाज 19 kg लेफ्ट द क्लास में, 2 न्यू स्टूडेंट वर इनरोल्ड, द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट वाज 12 kg, एवरेज वेट ऑफ ऑल द क्लास स्टिल रिमेन द सेम, देन फाइंड द वेट ऑफ द हैवीएस्ट स्टूडेंट। ओके, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल वेट कितना आ जाएगा, 18 × 45, 18 × 5 = 90, 0 9, 18 × 4 = 72, 9 = 81। ये टोटल वेट आ गया। अब इसमें से किया क्या इसने, 810 kg था पहले वेट सब स्टूडेंट का मिला के, इसमें से एक स्टूडेंट निकल गया, 19 kg वेट था। इसका वेट किसके बराबर हो गया कि 2 नए स्टूडेंट आ गए। 2 नए स्टूडेंट, पहले कितने स्टूडेंट थे मेरे, 18 स्टूडेंट थे। 18 स्टूडेंट में 2 नए स्टूडेंट आए, कितने हो गए, 20 स्टूडेंट हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि 18 का वेट, तो 18 में से तो एक माइनस गया, सॉरी 18 में से तो एक गया ना, 17 बच गए, और 17 में 2 नए आए तो 19 स्टूडेंट आ गए नए। अब बोल रहा है कि इन दोनों का वेट भी समान ही रहेगा पूरी क्लास का। ठीक है, क्लास स्टिल रिमेन द सेम, देन फाइंड द हैवीएस्ट स्टूडेंट का वेट कितना है। अब 2 नए स्टूडेंट आए, पहले 18 का कितना था। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले 17 का वेट कितना था, 17 का वेट जितना था उतना ही उनका होगा। ठीक है, यही तो बात बोल रहा है ये। अब बोल रहा है कि रिमेनिंग जो स्टूडेंट आए उनका वेट भी सेम रहा है। उनका वेट कितना हो गया, 19 × 45 kg था। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का वेट कितना जाएगा, 810 में से पहले तो 19 माइनस कर दो, 19 माइनस किया 10 गया, तो 800, 800 में से 9 माइनस किया 900, 791 kg वेट हो गया। इधर स्टूडेंट कितने बच गए मेरे, इधर स्टूडेंट बच गए मेरे 17, और 95 9 और 49 76 9 85। ये नया वेट आ गया। ये कितने स्टूडेंट का वेट आया, 19 स्टूडेंट का। ठीक है, इसमें से 19 kg माइनस कर दिया मैंने, तो ये टोटल 18 का था, 18 में से एक स्टूडेंट का माइनस कर दिया, ये तो आ गया मेरा 17 का, ये आ गया मेरा 19 का। तो दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मैं, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मैं, 855 kg और 791 kg, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा मेरा, नए 2 स्टूडेंटों का वेट नहीं आ जाएगा, तो 64 kg आ जाएगा मेरा 2 नए स्टूडेंटों का। मतलब 2 नए स्टूडेंट मान लिया मैंने, एक था एक्स दूसरा था वाई, दोनों का टोटल वेट आ गया 64 kg। अब बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 12 kg। तो कोई से की वैल्यू निकाल लो आप लोग, दोनों को जोड़ दिया तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 76, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 38। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, बस सोचना ये था कि पहले जितना था 45 kg उतना ही बाद में रह गया, ये बात बोली उसने, हो गया, इजी था। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन, अब क्या बोला गया, फ्रेश ग्रेप्स है उनमें जो वाटर है वो 76% है। ठीक है, वेहन दे ड्राइड रेजिन्स आर ऑब्टेन विद कंटेन 30% ऑफ वाटर। अब क्या हुआ कि वे ड्राई हो गई, थोड़ा टाइम रखे देने दिया, पानी उड़ गया, तो अब 30% वाटर हो गया।
ठीक है। हाउ many kg ऑफ रेजिन कैन बी मेड फ्रॉम 35 kg ऑफ फ्रेश। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले वाटर कितना था। पहले वाले की बात कर लूँ, वाटर था मेरा 76%। अब मेरा वाटर कितना बच गया, अभी वाटर इतना था। अब मेरा रिमेनिंग क्या था, रिमेनिंग पार्ट था वो 24 था, क्योंकि टोटल तो 100% ही होगा ना किसी भी चीज़ का। दूसरी चीज़ बोल रखी है कि 30% वाटर है दूसरे में, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मेरा 70% हो गया, ये भी टोटल 100 हो गया। अब मुझे एक बात बताएगा कोई कि ये जो रिमेनिंग होता है पानी के अलावा जो भी चीज़ें बचती है वो रिमेनिंग होता है, वो रिमेनिंग कभी चेंज हो सकता है क्या, पानी उड़ सकता है धूप में रखने से, या फिर रिमेनिंग चेंज हो जाता है। नहीं होता ना, रिमेनिंग चेंज कभी नहीं होता। ये बात आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए थी। वही वाटर वाला कॉन्सेप्ट है, वही वाटर वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। रिमेनिंग हमेशा सेम ही रहेगा, रिमेनिंग हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि छिलका पल्प जो भी बोल लो इसको, पानी चेंज हो सकता है धूप में रखने से। और ये चीज़ इसने बता दी, दूध के पानी के मिक्सचर में तो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट क्या रहेगी, इसके अंदर जो फल है पल्प है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 76 और 24 का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से काटा 19 चौक 76, 4 से काटा 6 चौके 24, और निचले का रेशियो आ जाएगा 3:7। ठीक है, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों का सेम आ गया। नीचे का ठीक है, 19 7 19 1 14 19 7 133 और 7 6 42, ये आ गया 42, और ये भी 42 आ गया, और 6 18। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ग्रेप्स है स्टार्टिंग वाले ग्रेप्स कितने थे मेरे, 133 प्लस 42, इतना ही था ग्रेप्स। 3 2 5 और 14 3 17, 175। 175 यूनिट की क्या वैल्यू दे रखी है अपने को, फ्रेश ग्रेप्स की वैल्यू दे रखी है 35 kg, डिवाइड बाय 175, एक यूनिट की वैल्यू आ गई, और इसको मल्टीप्लाई किसे करना है 60 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिन की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 5, तो 12 kg रेजिन बनाया जा सकता है, मतलब जो भी है ड्राइड ग्रेप्स बनाए जा सकते हैं इस चीज़ से। अब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, पल्प को सेम करना था, कुछ नहीं था, जो चीज़ें चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है। अगर पल्प को बोल देता कि पल्प चेंज हो रहा है तो हम लोग वाटर कांस्टेंट ले लेते। मतलब ये चीज़ें इसने डिनोट नहीं करवाता है कि पल्प सेम रहता है या फिर वाटर सेम रहता है, वो चीज़ें खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। कितना भी हार्ड सवाल दे दे, बस एक चीज़ कांस्टेंट करके चलनी है और उसको इक्वल कर देना है दोनों में, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट लेके चलता है, ये बात भी मेंशन नहीं करता। अतुल मरनुल हैव राइट 750 एंड 1014 लेटर रिस्पेक्टिवली इन द सेम टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अतुल ने कितने टाइप के भी 750 लेटर टाइप के, और मरनुल ने कितने लेटर टाइप के भाई, मरनुल ने लेटर टाइप के 1014। ठीक है, बट अतुल कंप्लीट इज वर्क 2 days अहेड ऑफ टाइम एंड मरनुल कंप्लीट 6 days अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, इनको कोई सर्टेन टास्क दिया गया था कि इतने दिनों में काम करना है, तो अतुल ने क्या किया कि अतुल ने तो 2 दिन पहले काम कर दिया, 2 दिन पहले काम कर दिया, और मरनुल ने 6 दिन पहले काम कर दिया। इतने इतने टास्क दिए गए थे, लेकिन इन दोनों का क्या दे रखा है कि इन दोनों ने जो भी टाइम लिया है वो कांस्टेंट था, और सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, और सेम टाइम पे इन्होंने 1014 टास्क कंप्लीट कर दिए। हाउ many लेटर डिड अतुल राइट पर आवर इफ मरनुल रोड 14 लेटर मोर देन अतुल पर आवर।
अब मुझे एक बात बताओ, अतुल एंड मनोल हैव टू राइट रिस्पेक्टिवली इन द सेम पीरियड। अच्छा, इनको लिखने थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसने तो क्या किया कि मुझे एक बात बताओ कि आप लोग कि इन्होंने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए 750 लेटर टाइप करने थे, इसको करने थे 1014 लेटर टाइप। इसने 6 दिन पहले कंप्लीट कर दिया, मतलब 6 दिन पहले। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा टाइम काम करता है, ज़्यादा जल्दी काम करता है, और फिर भी इसने ज़्यादा किए तो 1014, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि इसने अतुल कंप्लीट इज वर्क 2 days ahead ऑफ टाइम एंड मनोज कंप्लीट 6 days ahead ऑफ टाइम। ahead ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया हिंदी में, देखते हैं इसको। और मनोज ने अपना काम 6 दिन पहले पूरा कर दिया। अतुल ने प्रति घंटे कितने पत्र लिखे थे? मनोज ने प्रति घंटे अतुल से 14 पत्र अधिक लिखे, ठीक है। इसने 2 दिन लगाए, इसने 6 दिन कम लगाए। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया 2, ठीक है। अब हाँ, ये बात भी नोट करा दी इसने कि ये तो करता है 1014 लेटर। अब क्या बोल रखा है कि 1 घंटे में वो x + 14 लेटर टाइप करता है। अगर तन्नू जो है वो x लेटर टाइप करता है, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया बेसिकली हमें 4 डेज का। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि मान लिया कोई बंदा एक दिन में मतलब 18 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है, तो वह 1 घंटे में कितना काम करेगा? हम लोगों को काम दे रखा है हमें, मान लो 1014, तो एक दिन में तो करेगा वो 18, और मल्टीप्लाई इनटू कितना हो जाएगा? डे, आवर कितने होते हैं? 12 आवर होते हैं। अब बोला क्या गया है कि हैव राइट इन सेम टाइम पीरियड। अब सेम टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि सेम टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? सेम टाइम पीरियड का मतलब ये कहना चाहता है ये कि इसको भी अतुल ने भी सेम टाइम पे स्टार्ट किया, मनुल ने भी सेम टाइम पे स्टार्ट किया, और इनको क्या करना है? सेम घंटे के लिए काम करना है, सेम आवर के लिए। लेट्स सपोज मतलब 12 घंटे तक काम करना है इन दोनों को पर डे, और इसको भी पर डे 12 घंटे काम करना है। लेकिन एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है कि मनुल ज़्यादा टाइप करता हो या फिर ये ज़्यादा टाइप करता हो। इसकी कंडीशन भी हमें नोट कर दे कि मनुल जो है वो 14 लेटर ज़्यादा टाइप करता है 1 घंटे के हिसाब से। तो 1 घंटे में x लेटर टाइप करता है, तो 14 घंटे में कितने लेटर टाइप करेगा? x + 14, और ये x घंटे में इतने लेटर टाइप करेगा। बस सिंपल था और कुछ नहीं था, तभी तो 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे इसको। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। अब दूसरा तरीका क्या कर लेते हैं इसको? दूसरा तरीका अगर आप लोग चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यही तरीका हुआ, इक्वेशन बनेगी इसके अंदर, ठीक है। इसका एलसीएम लेके आप लोगों को सोल्व करना है, बस कुछ नहीं है इसके अलावा कि x घंटे में सोल्व करता है, x + 14 घंटे में सोल्व करता है। ये 750 लेटर सर्टेन टाइम में पूरे करता है, 1014 लेटर। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 6 - 4 क्यों लिया गया है, कि ये ज़्यादा करता है ये कम करता है। ऑफ कोर्स इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको कम टाइम लगेगा, और इसको क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम का डिफरेंस है कि टाइम का डिफरेंस, लेट्स सपोज मान लिया कि 20 दिन लग रहे हैं दोनों को, तो इसको अतुल को 2 दिन पहले काम कंप्लीट कर दिया, मतलब इसको लगे 18 डेज, और इसको कितने लगे? 6 दिन कम कर दूंगा मैं इसमें से, इसको लगे 14 डेज। अब मुझे बताओ 14 में से 18 घटाऊंगा कि 18 में से 14 घटाऊंगा? आप लोग खुद का समझदार हो कि किस में से क्या घटाना। कहने का मतलब जो कहना चाहता है वो आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब इस इक्वेशन को हल करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक शॉपकीपर ने सोल्ड एन आर्टिकल 714 रुपए का सेल किया इसने, और 16% का डिस्काउंट दिया है, तब जाके इसने सेल किया 16% का डिस्काउंट देख के, और 20% का प्रॉफिट कमाया है। 20% का प्रॉफिट कमाया है। Had the shopkeeper offered 23% discount on merchandise, then what would have been his profit percentage? इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो
कहने का मतलब क्या कहना चाहता है कि 20% का प्रॉफिट कमाया, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि 6 यूनिट की वैल्यू 714 है, डिवाइड बाई 6। या फिर एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछा गया है, तो मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत क्यों नहीं है? अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, 16% का डिस्काउंट देता है वो बंदा और 20% का प्रॉफिट कमाता है। ये तो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 4/25 और इसकी वैल्यू आ गई 1/5। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया मेरा प्रॉफिट, और ये हो गया मेरा डिस्काउंट और ये हो गया मेरा एमआरपी। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस मेरा 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस मेरा 6 यूनिट है, और इधर से क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस वाले तरीके से है, और एमआरपी वाले तरीके से क्या आ जाएगा, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी कितना है, 25 यूनिट है, और 4 का डिस्काउंट देके 21 में बेचूंगा। अब मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंडीशन दे रखी है। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 25 छिक्का 150 और 21 छिक्का 126। 21 से मल्टीप्लाई करना, 21 पंजे 105 और 21 छिक्का 126। अब क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशियो। एमआरपी कितना हो गया, 150, सेलिंग प्राइस हो गया 126 और कॉस्ट प्राइस हो गया 105। अब बोला क्या गया है, अब बोला गया है कि इस पे अगर मैं 23% का डिस्काउंट दे दूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब 150 को अगर मैं 150 रुपये की चीज़ को अगर मैं 23% के डिस्काउंट पे बेचूँ तो मतलब कितने में बेचना पड़ेगा मेरे को, 77 में बेचना पड़ेगा। तो 50 या 150, 50 तो 900, 77 इंटू 3/2, इतने में बेचूंगा। ये मेरा नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो 7 या 21, 1 2 7 या 21, 21 और 2 23 डिवाइड बाई 2, 11 दूनी 22, 1 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 115 रुपये 5 पैसे में बेचूंगा और 105 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो 0.5 और ये आ जाएगी वैल्यू 10। 10.5 का प्रॉफिट होगा किस पे, 105 पे इंटू 100। तो ये तो कट जाएगा मेरा एक बार डिवाइड में 10, तो 10% का क्या हो जाएगा मेरा नया प्रॉफिट। अब आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू लेनी क्यों होती है अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 160 एम्प्लॉई ऑफिस में एवरेज इज एक्स ईयर इफ द एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय x - 5 ईयर एंड दैट द इतना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय कितने मेरे, 160 एम्प्लॉय और सबकी एज है x, तो टोटल एज इतनी आ जाएगी। दूसरी बात क्या बोल रखी है, ठीक है, इसको डिटरमाइन कैसे करें। फीमेल एम्प्लॉयज x - 5 ईयर एंड दैट ऑफ ए मेल एम्प्लॉयज x + 15। फीमेल एम्प्लॉयज इन द ऑफिस कितने हैं। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस कितने हैं भाई। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस निकालने के लिए हम लोगों को एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन निकालने के लिए फीमेल एम्प्लॉय की x - 5 है और मेल एम्प्लॉय की x + 15 है और x आ गया इधर। ये x से 5 कम है तो x - x + 5 कितना हो जाएगा, +5। इधर तो आ जाएगी वैल्यू +5 और इधर आ जाएगी 15, तो 3:1। 4 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। फीमेल एम्प्लॉय पूछा तो फीमेल एम्प्लॉय कितने, 40 थी, 120। ये हमारा आंसर हो गया। इजी था, कुछ नहीं था इसमें। सेट ऑफ 8 consecutive odd number, लार्जेस्ट odd number is 56 more than the smallest odd number, find the average set of the number।
set of 8 consecutive odd number is largest number is 56 more than that the smallest number and the ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लिया मैंने पहला ओड नंबर ये है, 8 नंबर का सेट है, तो ओड नंबर में गैप कितने का होता है? मान लिया मैंने ओड नंबर लिख लिया 1 3 5 7 9, अब दो दो का गैप दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है दो दो का gap। तो इधर वाली साल भी कितना हो जाएगा? x+2। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? x+2। x+4 कितना हो जाएगा? मेरा थर्ड। और इसी प्रकार से फोर्थ कितना हो जाएगा? x+6। और फिफ्थ कितना हो जाएगा मेरा? x+8। और सिक्स्थ कितना हो जाएगा? x+10। सेवन्थ कितना हो जाएगा? x+12। एट्थ कितना हो जाएगा मेरा? x+14। ठीक है। अब इन दोनों की बात कर रहा है ये x और x+14 की, x रेशियो x+14। इन दोनों का रेशियो क्या बोल रखा है कि इन दोनों का रेशियो जो है 56 ज्यादा है। स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कितना है मेरा? x है। x से 56% कितना होता है? 4 से काटा 14, 14 बटे 25, 25 से 14 ज्यादा, 25 से 14 ज्यादा कितना होता है? 49। इन दोनों का रेशियो दे दिया बेसिकली मेरे को, x डिवाइड बाई x+14 इज इक्वल टू 14/25। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 14x प्लस 196 इज इक्वल टू 25x। 11x की वैल्यू कितनी दे दी मेरे को? 196 डिवाइड बाई 11। अब एवरेज पूछा गया है तो एवरेज कितना हो जाएगा? सब डिवाइड बाई 8। x की वैल्यू तो मेरे को पता चली गई। ठीक है। और एवरेज कौन सा होता है? एवरेज कौन सा होगा? 8 में से, 8 में से x+5 ही तो होगा मेरा। x प्लस फिफ्थ, फोर्थ के आगे वाला, मतलब 4 4 8 होते हैं। दस का अगर मेरे को एवरेज, अब मुझे बताओ 5 का अगर मेरे को एवरेज निकालना है, 3 4 5, तो दो इधर वाली साइड से छोड़ दूंगा, दो इधर वाली साइड से छोड़ दूंगा, बीच का नंबर क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज हो जाएगा। इसी प्रकार 8 में से निकालना है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो 4 इधर से छोड़ दूंगा, 4 इधर से छोड़ दूंगा, बीच में आया वही तो हुआ, तो x प्लस कितना हो जाएगा मेरा? फोर्थ में एक जोड़ना है बेसिकली, तो x+7। ये मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। x की वैल्यू पता चल गई मेरे को। ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई 196/11। दिया क्या हुआ है कि लार्जेस्ट ओड नंबर इज 56 मोर देन 56% मोर देन 25 14, ओ सॉरी 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 25 और 39 आएगा ना, 25 और 39 आएगा भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, 25 और 39 आएगा। ठीक है, 25x प्लस 25 चौकी 100, 10 25 कम 25 25 10 35। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, और ये आ गया 39x। तो 14x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350/14। 7 से काटा 7 पा 35 और 7 दूनी 14। x की वैल्यू आ गई 25। x की वैल्यू 25 आ गई, तो 25, या तो फिर ये ले लो कि 25 में 7 जोड़ दो बेसिकली, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 32। ये हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज। अब आप लोगों को ये वाली बात समझाई होगी मैंने कि 8 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 इधर से छोड़ दूंगा मैं, 4 इधर से छोड़ दूंगा, दोनों के बीच ये मिड वाला नंबर होगा, वही तो एवरेज होगा। अब इन दोनों में 2 2 का गैप है, तो बीच वाले में कितना होगा? x+1 का गैप होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसी वजह से x+7 लिया, तो 25, तो x की वैल्यू आ गई, तो x+7 जोड़ा तो 32 इसका एवरेज आ गया। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया था, इस वजह से सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अक्षित जो है वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, निश्चय जो है किसी काम को 24 दिन में कर देता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर फ्यू डेज कार्तिक आल्सो जॉइन देम एंड थस ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क इन 9 days। ऑल ऑफ देम वर पेड टोटल 560 रुपीज। ठीक है, कार्तिक आल्सो जॉइन देम एंड थस द ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 18 चौके 75, 75 एलसीएम ले लिया, 4 3। अब अक्षित जो है वो 4 यूनिट काम करता है और निश्चय जो है वो 3 यूनिट काम करता है। अब क्या बोल रखा है कि ये दोनों के दोनों मिलके 9 days तो काम करते करते सारा का सारा काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों के दोनों 7 यूनिट काम करते हैं पर डे, और 9 यूनिट पर डे के हिसाब से 9 दिन में कितना काम कर दिया, 63 यूनिट काम कर दिया उन्होंने। 72 में से 63 गया, 9 यूनिट काम रिमेनिंग बचा। वो 9 दिन में कौन कर देगा? 9 यूनिट काम जो है 9 यूनिट काम जो है वो निश्चय कितने दिन में कार्तिक कितने दिन में कर देगा। ये बेसिकली ये फंडा है अपना कि आफ्टर फ्यू डेज कार्तिक आल्सो जॉइन देम एंड थस all of them completed the whole work in 9 days। all of them were paid 560 rupees। what is the share of कार्तिक? अब मुझे एक बात बताओ कि आप पता है कि कितने दिन बाद ज्वाइन किया इसने? 9 यूनिट काम किया है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो शेयर है वो शेयर हमेशा काम कितने कितने यूनिट किया है उसके हिसाब से डिवाइड होता है। वर्किंग शेयर जो है वो एफिशिएंसी का मोहताज नहीं होता, कितने यूनिट काम किया है उसके हिसाब से डिवाइड होता है। तो कार्तिक ने कितने यूनिट काम किया है? कार्तिक ने 9 यूनिट काम किया है, जितना काम होता है। और अर्षित ने कितने यूनिट काम किया है? भाई अर्षित ने काम किया है 36 यूनिट। और निश्चय ने कितना यूनिट काम किया है? निश्चय ने किया है 9 27 यूनिट। अब 9 से डिवाइड करूंगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 3, 1 4 3 के रेशियो में जो सैलरी है वो डिवाइड हो जाएगी। 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट की वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70। और कार्तिक का पूछा है तो 70 रुपये उसका शेयर हो जाएगा पूरे काम में से। और वर्क जो है, वर्क में जो काम किया गया है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, न कि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। मतलब इसने 9 यूनिट काम किया है। किसी भी बंदे को ये देख के कभी सैलरी नहीं दी जा सकती जब तक मेंशन ना हो कि वो कितना काम पर डे के हिसाब से करता है। नहीं, काम हमेशा उसने कितना काम किया है उसके हिसाब से डिवाइड होता है। ये वाली बात आप लोग दिमाग में रख लेना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कितना टोटल यूनिट काम किया है उसने उस पर डिपेंड करती है, कितने दिन काम किया है उस पर डिपेंड नहीं करती। कोई चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन हम लोगों को निकालनी बेसिकली कितनी पड़ती है कि कितना काम किया उसने। जैसे सोचो कि ऐसे काम डिवाइड होता है कि एक बोतल का किसी बंदे को 10 रुपये दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो उस बंदे ने 2 बोतल भरी तो उसको 20 रुपये मिल गए, चाहे वो पूरा दिन ही खर्च क्यों ना कर दे, उसकी एफिशिएंसी डज नॉट मैटर नहीं करती। ये निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी कि कितनी बोतल भरी है, मतलब टोटल काम इतने दिन किया, वो प्रत्येक दिन में 2 बोतल भरता है। वो आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग, लेकिन इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि कोई बंदा एक दिन में 5 बोतल भर देता है तो उसके हिसाब से सैलरी थोड़ी मिलेगी, कितनी भरी एक्चुअल में वो डिपेंड करती है उस पर। तो हम लोगों ने क्या निकाला कि टोटल 9 यूनिट इसने वर्क किया था और ये 3 यूनिट पर डे करता है, 4 यूनिट पर डे करता है। इसके हिसाब से इन्होंने कितना कितना काम किया है उसके हिसाब से सैलरी आई है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में 6 पेन है और 2 पेंसिल है, हमें नहीं पता कुछ इरेजर है। मान लिया मैंने एक इरेजर है, ठीक है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए पेन 1/2, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग ए पेन फॉलोड बाय एन इरेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेन के बाद एक रबड़ निकालने की संभावना क्या है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6C1 डिवाइड बाई टोटल इवेंट कितने हो, 6 2 8, 8 + x डिवाइड C1, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। 6C1 की वैल्यू 6, 8 6 की वैल्यू 8x = 1/2। 12 = 8 + x, x की वैल्यू आ गई 4।
इरेजर कितने आ गए मेरे? 4। ठीक है, इरेजर तो मेरे आ गए 4। अब बोला क्या गया है कि इरेजर और पेन साइमल्टेनियसली निकालने, बेसिकली बात ये कहना चाहता है वो। तो अब देखो 6 पेन है, टोटल अमाउंट हो गया मेरा 12। तो ये तो आ गई पेन की प्रोबेबिलिटी। अब पेन तो मैंने निकाल लिया पहले, अब उसके बाद में मुझे क्या निकालना है? एक इरेजर निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इरेजर कितने हैं मेरे? 4। लेकिन एक पेन निकालने के बाद में टोटल तो 12 आइटम थे ना, एक पेन तो मैंने निकाल लिया पहले, तो अब कितने बचे? 11। 24/132। इसको कर सकते हैं अपन। 4 तिया 12, 3 से काटा 2 बार, तो 2/11। 2/11 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। इसको 2 से काटा 12 बार और इसको 11 बार, तो 2/11 इधर से भी, तो 2/11 हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी। 19 नंबर, एक बैग का 10 555 कॉइन है और 1 रुपी 20 पैसे एंड 10 पैसे। ठीक है, 555 कॉइन है टोटल। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है कि 1 रुपए के सिक्के और क्या है 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के और क्या दे रखा है 10 पैसे के सिक्के। 10 पैसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 1 रुपी कॉइन टू दैट ऑफ ऑल 25 पैसे कॉइन टू 25 पैसे, सॉरी ये 25 पैसे। अब इन तीनों की क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। रुपी कॉइन टू दैट ऑफ ऑल 25 ऑल 10, रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 1 रुपीज है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है अपने को सिक्के नहीं पता कितनी कितनी, अपने को क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। तो या तो मैं इसको 25 पैसे को क्या कर लेता हूं कि मुझे बात बताओ कि 1 रुपए में कितने सिक्के, मतलब 25 पैसे में कितने रुपए होंगे? एक रुपए में कितने पैसे होंगे या 25 पैसे में कितने रुपए होंगे? 25 पैसे में कितने रुपए होंगे, या तो ये बात डिनोट कर लेता हूँ। इन दोनों की क्वांटिटी तो सेम बनानी पड़ेगी ना निकालने के लिए। तो या तो ये लिख देता हूँ कि एक आरस में बेसिकली कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं एक आरस में। तो एक आरस की जगह क्या लिख दूं मैं? 100 पैसे। और ये 25 पैसे, ये 10 पैसे हैं ये। या फिर ऐसे लिख दूं कि 100 पैसे बराबर एक आरस और एक आरस बाय 100 इंटू 25, मतलब एक आरस मतलब 1/4, 1/4 रुपए आरस। ठीक है, या तो इनको 1/4 के डिनोट कर लूँ या 100, 25 और 10 पैसे डिनोट कर दूँ। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो है अपने सिक्के। ठीक है, ये तो है 100 पैसे, 25 पैसे, कोई सी भी चीज़ से हल करो आप 10 पैसे। ठीक है, ये चीज़ है, इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर मान लिया मैंने कि मेरे पास में 5 रुपए है, 5 आरस या 5 रुपए जो भी मान लिया मैंने, 5 के क्वांटिटी में कोई वैल्यू है, तो 100 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए जब होंगे? तो डिवाइड बाय 100 ही तो पैसे करूंगा मैं इसको। यही बात यहाँ पे करनी पड़ेगी क्योंकि अपने को निकालने हैं सिक्के। तो क्या कर दूंगा मैं? 5 5 3 2, ये जो अमाउंट दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है, तो अपने को सिक्के निकालने पड़ेंगे। तो सिक्के कैसे निकलेंगे? 5/100 रेशियो 3/25 रेशियो 1/10, 2/10 सॉरी 2/10 रेशियो। 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, 5 12 और 10 10 दूनी 20 20। ठीक है, ये आ गई मेरी टोटल संख्या। ये तो आ गए मेरे कोइन है। ठीक है, ये आ गए मेरे कोइन। 5 12 17 17 रुपीज़ 30
37 की वैल्यू 555 दे रखी है, डिवाइड बाई 37, इसको लिख सकता हूँ 111 इंटू 5, 37, 37 से काटा 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। फाइंड हाउ मनी 25 पैसे कोइन आर देन इन द बैग। 25 की बात कर रहा है तो 25 सेकंड वाला है, 12 15 180, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हेन बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल आर इंक्रीज 40% 25% देन द एरिया बिकम, इतना इतना हो जाता है, बट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ ट्राइंगल। मुझे एक बात बताओ कि पहले बेस कितना था, पहले बेस इंक्रीज हो गया, 40% की वैल्यू होती है 2/5, मतलब 5 से बढ़ के 7 होगी वैल्यू। ये न्यू है, ये बेसिक थी, ठीक है। और हाइट की बात कर लेता हूँ, हाइट क्या है, हाइट 25% से बढ़ जाती है, मतलब 4 से बढ़ के 5 हो जाती है। अब क्या हो जाता है, ये 7x मान ली मैंने वैल्यू, और ये मान ली मैंने 5y, तो 1/2 इंटू 7x इंटू 5y की वैल्यू कितनी देती है अपने को, 157.5, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 35 कर देता हूँ मैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 15 30 31 डिवाइड बाई 35, ठीक है। 35 से 5 से काट दूंगा, 6 5 30, 5 दिया 15, 5 से काटा 7 बार, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 9। तो एक्चुअल क्या था, एक्चुअल था 1/2 इंटू 5x इंटू 4y, तो 1/2 20 इंटू एक्स इंटू वाई, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 इंटू 9, तो 2 से काटा 10 बार, 10 निम्मा 90, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोगों को चेकलिस्ट पसंद आ रही है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और मोटिवेट करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए हर रोज़ मैं इसी तरीके से वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।